Hello everyone. Start with this today's lecture. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ये टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे और इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन को पढ़ा है लेकिन वो प्लेन सरफेस से था. अब आप स्फेरिकल सरफेस से उसका रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फॉर्मूला आएगा. सो लेट्स से कि अपने पास ये एक बाउंड्री है, ये जो स्फेरिकल बाउंड्री दिख रहा है और ये दो मीडियम को सेपरेट करता है. ये मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. ये मीडियम 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. और ये जो बाउंड्री है वो स्फेरिकल बाउंड्री है. तो दिस इज स्फेरिकल बाउंड्री और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको गिवन है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेट्स से इसकी वैल्यू आर है. सो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. तो इसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, क्या फार्मूला रहेगा, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. अच्छा, अगर ये किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसका अपना सेंटर रहा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड की लाई करेगा. हम लोग उसको लोकेट कर लेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी. और इमेज बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करेंगे. पहला रूल ये होता है कि आपको रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए होती हैं और एटलीस्ट यू नीड टू हैव 2 रिफ्रैक्टेड रेज. जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही आपकी पॉइंट इमेज हो जाएगी. सो ऑब्वियस वन रे विल बी दिस सीधा. जब आप इस रे को यूज़ करोगे तो आप पाओगे कि इसका इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो यही लाइन होगी क्योंकि सेंटर वहाँ कहीं होगा. तो उसका इंसिडेंट एंगल 0 होगा और आप जानते हो कि जो पोल से जाती है वो अनडेविएटेड होती है तो ये सीधा चला जाएगा. यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस भी एक इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे का रोल प्ले कर रही होगी. एक रे आपको पता चल गया, इसको हम पी नाम दे देते हैं जहाँ पर पोल है. अच्छा, एक दूसरा रे अपने को पकड़ना होगा. सो वी कैन कंसिडर दिस एज अनदर इंसिडेंट रे. और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करता है उस पॉइंट को हम लेट से ए नाम से इंडिकेट करते हैं. एंड दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन कि ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ट्रीट करनी है और ये डायरेक्शन नेगेटिव ट्रीट करनी है. साइन कन्वेंशन हर एक केस में हमको वही यूज़ करना है जो आपने लर्न किया है. एक बार अगर आपने इसको इंसिडेंट करा दिया तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आपको नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी. सो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. सो नॉर्मल विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस. और नॉर्मल जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी सेंटर पॉइंट क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करते हैं. और देन आफ्टर यू कैन डिसाइड कि इंसिडेंट एंगल कितना रहा होगा. दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकॉज नॉर्मल से इंसिडेंट का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन μ1 एंड μ2 कौन सा डेंसर है कौन सा रेयरर है वो नॉर्मल के क्लोज आएगी या फिर नॉर्मल से अवे जाएगी. वैसे इसका ओरिजिनल पाथ ये था. तो लेट्स से कि अगर ये डेंसर है तो किस तरह से जाएगा. तो किसी एक केस के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं और जो फॉर्मूला आएगा वो सभी केस के लिए ट्रू हो जाएगा. तो इस तरह से ये पास करेगा और जिस पॉइंट पर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट आपका इंटरेस्ट का बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 लाइट रेज एक साथ मीट होते हुए नज़र आ गए. अब बोलोगे दिस इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ इमेज. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द रे डायग्राम in case of spherical surface. और देन यू कैन आइडेंटिफाई दिस कि इसका रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होगा. तो नॉर्मल से जो बना हुआ एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है. इस सिचुएशन में आप क्लियरली कह सकते हो कि μ2 डेंसर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ. ये नॉर्मल था, ये रिफ्रैक्टेड रे है जो बेंड हुई है. अदरवाइज अगर ये इधर नहीं बेंड होता तो फिर ये इधर जाता तो इसको बैक साइड प्रोड्यूस करके यहाँ पर कट करा सकते थे. राइट. तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन. एनीवे जो भी यहाँ से फॉर्मूला आएगा दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस क्योंकि उसको हम जनरल तरीके से डील करने वाले हैं. इसके बाद में आपके पास कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को लगाना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी है और सॉल्व करना है. क्या रूल्स हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं. कुछ एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेट्स से ये एंगल अल्फ़ा है और इस एंगल का नाम हम बीटा दे रहे हैं और इस एंगल का नाम हम गामा दे रहे हैं. यहाँ पर पैराक्सियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करना है. Paraxial approximation. I have told you what is this. और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि इसमें ये अल्फ़ा बीटा गामा सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा और अल्फ़ा को सबको बराबर बोला जा सकता है. सो यूजिंग पैराक्सियल अप्रॉक्सीमेशन. सो पैराक्सियल अप्रॉक्सीमेशन चलेगा. अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो अल्फ़ा लिखें या टेन अल्फ़ा लिखें या साइन अल्फ़ा लिखें. तो टेन अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू साइन अल्फ़ा
and that will be acceptable to be taken as alpha. सो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम एक ट्राइंगल में यूज़ करते हैं, ये इस पार्ट को यूज़ करते हैं OAP, सो यहाँ पर ये आर्क लेंथ जैसा ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट होगा ये बहुत छोटा रहा होगा, क्योंकि अल्फ़ा एंगल बहुत छोटा है. सो दिस कैन बी ट्रीटेड ऑलमोस्ट लाइक अ आर्क और अ स्ट्रेट लाइन. सो अल्फ़ा कैन बी रिटन एज approximately AP distance divided by PO distance. Similarly, beta can be considered as or beta will be equal to as AP divided by PC, because बीटा सेंटर पॉइंट है, तो फिर ये डिस्टेंस रेडियस होगी, इसलिए आप इसको एक्चुअल आर्क पकड़ेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाएगी. इन केस ऑफ गामा अप्रोक्सीमेट करेंगे, गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होगी, क्योंकि इस केस में गामा ये सेंटर पॉइंट नहीं है, बट स्टिल वी विल से कि गामा बहुत छोटा है, इसलिए ये पार्ट बहुत छोटा रहा होगा, तो ये आर्क जैसा बिहेव करेगा. तो AP डिवाइड बाई PI हम लोग लिख सकते हैं. सो दीज आर गोइंग टू बी द एंगल, ऐसा आप ऑलरेडी लिख चुके हो मिरर केस में. एंड आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन का लॉ लगाना होगा, जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं. तो जब कभी रिफ्रैक्शंस आएंगे तो स्नेल्स लॉ विल ऑलवेज बी देयर. इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा μ1 साइन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू μ2 साइन रिफ्रैक्टेड एंगल. ना अभी हम लोगों ने बात की थी साइन और टेन और एंगल सब बराबर हैं, तो क्या इसको हम और अप्रोक्सीमेट करके ऐसा लिख सकते हैं μ1 एंगल I इज इक्वल टू μ2 एंगल R रफली. तो साइन और साइन को हटा दिया गया और एंगल के टर्म में लिख दिया गया, तो ये स्नेल्स लॉ का अप्रोक्सीमेट वर्जन हो गया. नो अब अपने को I और R की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, सो दैट कि हम PO, PI और PC नंबर्स को यूज़ कर सकें. PO will be the object distance, PC will be the radius of curvature, और PI will be the image distance. Now then there will be triangles, you can use those triangles and work for that. So let me solve over here कि अगर आप ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हो, कौन सा ट्राइंगल ऑब्जर्व करें पहले. लेट्स से वी आर ऑब्जर्विंग OAC ट्राइंगल. कैन यू सी दिस OAC ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में आप अगर ऑब्जर्व करते हो ये आई एंगल, दिस आई एंगल इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, ऐसा एक रिलेशन होगा. तो आई की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा. मेक सेंस. तो इस ट्राइंगल से आपको ये पता चलेगा. नाउ देन यू कैन यूज अ ट्राइंगल दिस ACI, और हम लोग लिख सकते हैं IAC सिमेट्रिकली. IAC इस ट्राइंगल को अगर आप यूज़ करोगे, उस केस में ये बीटा आपको एक्सटर्नल एंगल नज़र आएगा और ये दो इंटरनल एंगल नज़र आएंगे. तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये बीटा की वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी R प्लस गामा. ना अगर आप इसको रीराइट करो तो यहाँ से R की वैल्यू पता चल जाएगी, R इज़ गोइंग टू बी बीटा माइनस गामा. ना यहाँ से आपको I पता चल गया, यहाँ से आपको R पता चल गया. इनको यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, और जिससे अपनी कैलकुलेशन के बाद एक आंसर आने वाला है. So can we write now? It will be like this कि μ1 I in place of I आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा is equal to μ2 in place of R आप लिखने वाले हो बीटा माइनस गामा. इतना समझने के बाद अब वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं. So let's put the values. यहाँ पर μ1 और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बीटा एक टर्म है जो कॉमन है, उसको एक साथ कर लेंगे, तो ये बनेगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा. सो बीटा को एक साथ ले गए, ठीक है. और भी अगली लाइन पे अगर आप लोग जाते हैं तो ये आपको पता चलेगा कि ये बन रहा है μ2 गामा प्लस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 टाइम्स बीटा. इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ आपको पता है, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा. यहाँ से उनको बोरो करेंगे और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनेगा μ2 इंटू गामा. गामा कैन बी रिटन एज AP डिवाइड बाई PI प्लस μ2, सॉरी अगला μ1 है. μ1 के साथ अल्फ़ा आपको सब्स्टिट्यूट करना है. अल्फ़ा इज़ AP डिवाइड बाई PO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1
इसके साथ आपको बीटा एसोसिएट करना है। बीटा की वैल्यू है AP डिवाइड बाई PC। Now AP being common in all can be cancelled out, so this will be equal to AP cancel out हो गया तो ये बनेगा μ2 डिवाइड बाई PI प्लस μ1 डिवाइड बाई PO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई PC। मेक सेंस ना? ये PI PO PC क्या है, इनको अब हम नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट कर देता कि आपने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। तो PO जो होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। सो हम लोग PO के प्लेस पे लिखने वाले हैं PO इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव ट्रीट करना है, तो ये बनेगा माइनस U। जहाँ तक PI की वैल्यू है, PI इज़ द इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से लिखते हैं, और ये पॉजिटिव टेरिटरी में पड़ रहा है इसलिए हम इसको प्लस V लिखेंगे। इसके बाद PC की ज़रूरत पड़ेगी, ये रेडियस के बराबर होता है और ये प्लस टेरिटरी पर है इसलिए हम इसको प्लस R लिखेंगे। तो इन टर्म्स के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे PO, PI और PC की वैल्यूज़ को। तो अगर इनको हम रिप्लेस करते हैं, अब आपको याद हो गया होगा कि क्या क्या वैल्यूज़ थी। μ2 PI was प्लस V, μ1 PO was माइनस U, μ2 minus μ1 PC was plus R. From here you got to know an important formula for refraction through spherical surfaces, which is μ2 by V minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 divided by R. Now आपको इसको याद रखने का और इसके डेरिवेशन को भी आप याद रखना चाहिए और समझना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि दिस डेरिवेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कैलकुलेशंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ याद कैसे रखना है, μ2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड, μ1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, एंड μ2 माइनस μ1 के बाद इसमें हम R यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। पिक्चर की बात रहेगी तो फिगर इज़ दिस फिगर हैज़ टू बी कंसीडर्ड। ओके, ना ये जो फॉर्मूला निकाला है वो हर एक केस के लिए ट्रू होगा, वेदर ये इस तरह से इसका कर्वेचर बनाया गया हो या इस तरह से कर्वेचर बनाया गया हो, क्योंकि जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो कोई भी एक को कैच करते हैं और सारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास UV R जो भी आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका साइन की वैल्यू, साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे, आपको आंसर मिलेगा। ओके, आफ्टर नोइंग कि क्या फार्मूला होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, पर्टिकुलरली स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है और ये डिफरेंट मीडियम है। नाउ हम लोग फोकस करेंगे कि मैग्नीफिकेशन कितना होता है। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उसकी हाइट में क्या चेंजेस आएंगे। सो लेट्स से इस मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट AB लेंथ का है, और अपने को पता करना है कि इसमें इसकी इमेज की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, या इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो एक पॉइंट की इमेज कहाँ पे बनती है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाला पॉइंट है ये हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और इसका एक A' की वैल्यू यहाँ कहीं आपको मिल जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है, B'। तो B' यहाँ कहीं आएगा और जहाँ पर B' आएगा उसको हम ज्वाइन करा देंगे, तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनाना क्वाइट ईजी है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, A' निकालना आपको आ गया है। B लोकेशन का इमेज चाहिए, यानी टॉप पॉइंट का, टॉप एक्सट्रीम का हमको इमेज चाहिए। अच्छा, टॉप एक्सट्रीम का जो इमेज होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमको लाइट रे कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक लाइट रे को कंसीडर करते हैं। तो ईजीएस्ट वुड बी कि जो पोल से जा रही हो, यानी जो इस पर यहाँ पे फॉल कर रही हो पोल पे ना, जब ये पोल पे फॉल करेगी तो फिर ये डेविएट होगी थोड़ा बहुत, और इसके बाद ये कुछ ऐसा बन सकता है, राइट। उसके लिए आप बोलोगे कि ये जो होगा, बिकॉज एट दिस P पॉइंट आप पाओगे कि जो नॉर्मल होगा वो यही होगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ कहीं लाई करता है। तो अगर ये नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये नॉर्मल से जो बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, A' की वैल्यू तो आपको पता थी कि A' यहाँ कहीं बना था, तो B वर्टिकली जाएगा क्योंकि ये भी वर्टिकली चल रहा है, तो वर्टिकल डाउन साइड हम आ जाएंगे, और जहाँ पर इससे टच कर रहे होंगे वही दैट विल बी द लोकेशन ऑफ
दैट विल बी द लोकेशन ऑफ बी डैश। तो इस तरह से अगर आपको ये ऑब्जेक्ट पता है तो यहाँ से इमेज का डायग्राम हम बना सकते हैं। सो इमेज को लोकेट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, बीच से एक लाइट रे कंसिडर कीजिए जो पी से होकर गुजरता है, फिर स्नेल्स लॉ लगेगा यहाँ पर। ए डैश निकालने का जो अभी इससे पहले लर्न किया गया उसे ए डैश पता चलेगा और इसकी इमेज की लोकेशन आपको मिल जाएगी। पढ़ो। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को पता करना है कि अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है तो इनमें क्या रेशियोज चल रहा है, और उसी से हम मैग्नीफिकेशन की बात करने वाले होते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू, इट इज़ रिटन एज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई height of object. This is how we define the magnification. ना यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी अपने को उतना ही इम्पोर्टेंट वे पे लेना है। ये पॉजिटिव x होगा तो ये फिर नेगेटिव x हो जाएगा। y के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि ये अप साइड वाला पॉजिटिव y है तो डाउन साइड वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव y हो जाएगा। सो अगर अप साइड पॉजिटिव y लेते हैं तो आप पाओगे कि ये जो हाइट है ये पॉजिटिव है, जबकि ये हाइट कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो इनकी वैल्यूज़ को हम साइन के साथ रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी हाइट के रेशियोज़ को हम लोग यहाँ पे पकड़ने वाले हैं। और अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाइट के रेशियोज़ क्या आएंगे, तो इसके बाद यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट होगा कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना होगा। सो लेट्स अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट दैट लोकेशन। स्नेल्स लॉ अगेन पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ भी चलेगा। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि हम लोग कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ओके, देन यू कैन से कि ये साइन को आप चाहो तो tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चलेगा। सो अप्रोक्सीमेटली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, μ1 tan i इज इक्वल टू μ2 tan r। ये अप्रोक्सीमेशन लगाया गया है, माइंड। अच्छा, tan i की वैल्यू इस ट्राइंगल से आप कैच कर सकते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि tan i की वैल्यू आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, इट विल बी AB डिस्टेंस डिवाइडेड बाई PA डिस्टेंस। अभी हम लोग डिस्टेंस वाइज लिख रहे हैं, इज इक्वल टू μ2, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके यहाँ पर भी tan अल्फा लगाया जा सकता है, tan r लगाया जा सकता है। tan r की वैल्यू होगी हाइट विच इज़ A डैश B डैश डिवाइडेड बाई A डैश B डैश डिवाइडेड बाई आप लिखेंगे PA डैश। यहाँ से आप A डैश B डैश डिवाइड बाई AB का रेशियो पकड़ सकते हैं। A डैश B डैश डिवाइड बाई AB करेंगे तो ये बनेगा μ1 PA डैश डिवाइडेड बाई μ2 और उसके साथ PA आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो A डैश B डैश को क्या लिखेंगे, अब A डैश B डैश को प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई, और ये पॉजिटिव आएगा HO। इसकी जो वैल्यू आएगी μ1 PA डैश को क्या लिखेंगे, कैन आई से PA डैश प्लस V जाने वाला है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टेरिटरी पर है, डिवाइड बाई μ2 PA इज इन ए नेगेटिव टेरिटरी, सो ये माइनस U हो जाएगा, माइनस U। फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड कि आपको हाइट का रेशियो यानी HI डिवाइड बाई HO, ये जो हाइट का रेशियो जिसकी हमको ज़रूरत थी इसकी वैल्यू आपको मिल रही है μ1V डिवाइड बाई μ2U। इसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलने वाले हैं। तो यहाँ से अपने को एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आया कि m की जो वैल्यू आती है वो आती है μ1V डिवाइड बाई μ2U। अब ये μ1 μ2 का है, इसका ख्याल रखना है। μ1 है ऑब्जेक्ट का मीडियम, μ2 है इमेज का मीडियम। सो कई बार हम लोग इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं कि V डिवाइडेड बाई μ2, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई U डिवाइड बाई μ1। अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको याद रहना थोड़ा सा आसान हो जाएगा
कि हम इमेज का डिस्टेंस लिखते हैं, उसके मीडियम से डिवाइड करते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखते हैं, उसके मीडियम से डिवाइड करते हैं और दोनों का रेशियो याद रखते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन फ्रॉम और थ्रू spherical boundary which separates two refractive index, that means two mediums. तो इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है. क्वेश्चन विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको v निकालना होगा. v कैसे निकालेंगे? जो भी पहले फॉर्मूला लर्न करना किया उसे v निकालेंगे. u आपको गिवन होगा, μ1 μ2 गिवन होंगे. मैग्नीफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा. एक बार मैग्नीफिकेशन पता चला देन यू कैन थिंक ऑफ कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट्स में क्या रिलेशन चल रहा है. ओके. Well, so this is for this particular small video जिसमें आपने spherical surface से रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसकी इमेज फॉर्मेशन देखी और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा. थैंक यू.